यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद आरएलडी की सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा है। सीटों का फॉर्मूला सुलझाने के लिए आज लखनऊ में अखिलेश और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। अखिलेश से मुलाकात के बाद जयंत को उम्मीद थी कि गठबंधन में आरएलडी को मिलने वाली सीटों से सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। इसीलिए आज आरएलडी नेता जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। हालांकि गठबंधन में आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन जयंत चौधरी ने इतना जरूर कहा कि मसला सीटों का नहीं विश्वास का है। अखिलेश से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी की मुस्कान बता रही थी कि उम्मीदें अभी भी कायम हैं। जरा सुनिए जयंत चौधरी ने मीडिया के सवालों पर क्या कुछ कहा। अखिलेश जी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और जो हम लोगों का प्रयास है, मैं समझता हूं कि उस ओर हमें सफलता मिलेगी। दरअसल गठबंधन पहले आरएलडी को सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार था, लेकिन नाराजगी बढ़ी तो समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की एक और सीट देने को राजी हो गई। पहले फॉर्मूला एसपी बीएसपी के लिए 38 सीटों का था, जबकि आरएलडी के लिए 2 सीटें दी जानी थी। तो वहीं सूत्रों की माने तो अब जो फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है उसमें एसपी के लिए 37, बीएसपी को 38, जबकि आरएलडी को गठबंधन में 1 सीट बढ़ाकर 3 सीटें मिलना लगभग तय है। लेकिन आरएलडी 4 सीटें चाहती है, जिस पर आखिरी मुहर मायावती की ही लग सकती है। अजीत सिंह मानकर चल रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जब एसपी और बीएसपी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बंटवारे का ऐलान किया गया तो नाराजगी भी खुलकर सामने आई थी। हमारी अभी जयंत की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कल से यही हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी परिपक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। अगर 2 सीट मिलती है तो क्या आरएलडी सीट रहेगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात होगी। दरअसल अखिलेश यादव नहीं चाहते कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी की नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिले, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर आरएलडी का अच्छा खासा प्रभाव है। ये सीटें हैं बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा, हाथरस और अमरोहा। पिछले साल हुए उपचुनाव में महागठबंधन ने कैराना लोकसभा सीट बीजेपी से छीन ली थी और आरएलडी उम्मीदवार की जीत हुई। तब आरएलडी को मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी समर्थन किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का ऐलान कर अजीत सिंह को मायावती और अखिलेश ने जोर का झटका दिया है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद बीजेपी उसकी तोड़ खोजने में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दावा किया कि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 74 सीटें जीतकर पिछली जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। 2019 चुनाव से पहले यूपी की सियासत में हलचल मचाने वाली इन 2 तस्वीरों में लोकसभा की 80 सीटों की सियासत का समीकरण छिपा है। एक और बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए जेपी नड्डा ने मीटिंग का दौर शुरू कर दिया, तो यूपी में इस बार बीजेपी ने 74 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उधर दूसरी तरफ 2.5 दशक की सियासी दुश्मनी के बाद साथ आए अखिलेश और मायावती अपना कुनबा मजबूत करने में जुटे हैं, जिससे बीजेपी की नींद उड़ना लाजमी है। मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी। ऑल टाइम रिकॉर्ड विक्ट्री होगी और हम 73 नहीं, हम 74 होंगे। बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यह फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। माया अखिलेश के गठबंधन के बाद से ही बीजेपी खेमे में खलबली है। पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा गठबंधन की काट खोजने के लिए लखनऊ में हैं।
कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ओबीसी जातियों के वर्गीकरण की रिपोर्ट पेश कर नया दांव खेल सकती है। दरअसल योगी सरकार की ये रिपोर्ट ओबीसी जातियों को 3 हिस्सों में बांटने के लिए है। अब जरा यूपी सरकार के गठबंधन की काट की इस चुनावी चाल को समझिए। ओबीसी जातियों को 27% आरक्षण मिलता है। सरकार अपनी रिपोर्ट में ओबीसी जातियों को पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा में बांटने की सिफारिश कर सकती है। इसमें पिछड़ा वर्ग को 7%, अति पिछड़ा वर्ग को 11% और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को 9% आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। योगी सरकार आगामी बजट सत्र में ओबीसी जातियों के वर्गीकरण वाली रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर सकती है। सूत्रों की माने तो ओबीसी कोटे में मिलने वाले 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जाहिर है शीतलहर के बीच दिल्ली से लखनऊ तक सियासत की जो नई लहर पैदा हुई है उसने सियासी गलियारों का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम पद की दावेदारी को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं से तोहफे की मांग की तो मायावती को पीएम का दावेदार बताने वाला पोस्टर भी सामने आ गया। क्या 2019 में मायावती की टक्कर मोदी से होगी? क्या मायावती महागठबंधन की प्रधानमंत्री होंगी? अब की बार पीएम के 3 दावेदार तय हो चुके हैं। यूपी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की इसे बेसब्री कहे या कुछ और, मायावती ने अपने 63वें जन्मदिन पर दिल्ली का तख्त और हिंदुस्तान का ताज मांग लिया तो उधर माया फॉर पीएम बताने वाले पोस्टर पर सियासी हंगामा मच गया। अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर देश के सभी दुखी, पीड़ित व जरूरतमंद लोगों से ये भी अपील करती हूँ कि वे अपने हितों में देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीएसपी व उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ और राज्यों में भी बीएसपी के साथ हुए गठबंधन को ही केवल कामयाब बनाएं और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर इस बार यही मेरे जन्मदिन के लिए भी इनका देश व जनहित में बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। जरा इस पोस्टर पर नजर डालिए जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भावी प्रधानमंत्री दर्शाया गया है। यूपी में ये पोस्टर मायावती के 63वें जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर डाले गए और मायावती को देश का पीएम बनाने की मांग 2019 के चुनाव से पहले ही उठने लगी है। बीएसपी जहां मायावती को देश का अगला पीएम प्रोजेक्ट करने, बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों ने मायावती फॉर पीएम कैंडिडेट पर सवाल खड़े किए हैं। बहन मायावती जी इस समय देश की एक सबसे बड़ी नेता है। उत्तर प्रदेश की 4 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं और बहन मायावती जी क्योंकि सबसे बड़ी नेता है इस देश में इस समय, मैं समझता हूं देश की अगली बागडोर उन्हीं के हाथ में होगी। प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश से ही है, बनारस से हैं और प्रचंड बहुमत से 2019 में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, मुगलिया सपा अपने चचा की नहीं हुई, अपने पिता की नहीं हुई, तो वो चुनावी बुआ की क्या होगी, कितनी सगी होगी, ये तो आने वाला समय बहन मायावती जी को बताएगा। हमारा मकसद ये है कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में, पहले सरकार जाना चाहिए और जाएगी, इसके बाद तय हो जाएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अखिलेश यादव भी संकेत दे चुके हैं कि 2019 में क्या होने वाला है। दरअसल मायावती ने जब एसपी बीएसपी गठबंधन का ऐलान किया था, इस दौरान मीडिया ने अखिलेश से प्रधानमंत्री पद को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बिना नाम लिए कह दिया कि देश का अगला पीएम उत्तर प्रदेश से होगा। क्या कोई स्थिति बनेगी कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। मायावती को पीएम का दावेदार माना जाना इत्तेफाक नहीं है क्योंकि इसके पीछे पूरा गेम प्लान है। दरअसल माया की नजर उस वोट बैंक को साधने की है जिसके दम पर वो उत्तर प्रदेश की 38 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद खुद को पीएम का दावेदार बताती है।
देश की मौजूदा एससी नेताओं में मायावती ही हैं, जिनकी पार्टी दूसरे राज्यों में भले ही दमदार न हो, लेकिन पहचान कई सूबों में है और इसका आधार है एससी वोट। पंजाब में एससी आबादी 32% है, यूपी में 21% और बिहार में 16%, जबकि देश में औसतन एससी वोट बैंक 17% है। देश की 84 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर एससी वोटर हार और जीत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस वोट बैंक में एससी, मुस्लिम और यादव शामिल होने पर मायावती की दावेदारी और मजबूत होगी। मायावती ब्राह्मण, मुस्लिम और एससी वोट बैंक को सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की बदौलत कामयाबी से आजमा चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें चौथी बार यूपी का सीएम बनाया था। कुछ नाटकों का अंत बेनतीजा होता है, क्लाइमेक्स के बाद भी कहानी समझ में नहीं आती। कर्नाटक का नाटक भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। करीब एक हफ्ते तक कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार पर बीजेपी ने जो तलवार लटका रखी थी वो आज हट गई। कुमारस्वामी और कांग्रेस का दावा सही निकला कि कर्नाटक में सरकार पर अभी कोई खतरा नहीं है। कर्नाटक के राजनीतिक नाटक में रोज नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। कल तक बीजेपी का पलड़ा भारी था, कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार खतरे में नजर आ रही थी, तो आज कांग्रेस आक्रामक अंदाज में फ्रंट पर आ गई। बेंगलुरु से दिल्ली तक कांग्रेस बंद कमरों में अपने बागी विधायकों को मनाने की रणनीति बनाती रही, तो सड़क पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप यही है कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार गिराने के लिए डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही है। कांग्रेस और जेडीएस दोनों का दावा यही है कि कर्नाटक में सरकार नहीं गिरेगी। जनता JDS members are all here. We are not going to shift them. They are in their own villages to perform this great festival. And even the Congress MLAs have not gone anywhere. All are talking to us. All are talking to us. So I'm sure they will also realize that they are falling. That they should not fall into the trap of BJP. So nothing, no problem. Nothing. कर्नाटक में कांग्रेस के 5 विधायकों के बागी होने की खबर है। कांग्रेस के बागी विधायक मुंबई में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस के विधायकों को मनाने की कमान कर्नाटक सरकार में मंत्री DK शिवकुमार, MB पाटिल और जमीर अहमद को सौंपी गई है। DK शिवकुमार तो संकट मोचक बनकर महाराष्ट्र भी पहुंच गए हैं। All those MLAs, they are in touch with us, except 1 or 2. All are in touch with us. They are going to attend the Congress Legislative Party meeting, which will be held very shortly, and you will know the strength of the government. See, not even a single MLA is going to resign. बॉम्बे मेरा क्या काम है? मैं बॉम्बे नहीं जा रहा। आपके MLA वहाँ पे है और आप भाई MLA मैं सुबह ही बता दिया आपको, वो MLA दोस्त लोग हॉलीडे बनाने के लिए बॉम्बे गए हुए हैं। कल तक आप इंतजार करो, सब लोग आ जाएंगे। कल वापस बुला लेंगे सर। कल तक इंतजार करो आप। लेकिन नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं और मुंबई नंबर आपके हिसाब से बढ़ रहा है, हमारे हिसाब से कम हो रहा है। आपके माध्यम के हिसाब से नंबर बढ़ रहा है, 15, 16, 17, हमारे हिसाब से 2 को आ गया अभी। दूसरी ओर दिल्ली से सटे हरियाणा के मेवात में डेरा डाले बीजेपी विधायकों का तनाव भी बढ़ने लगा है। सूत्रों का कहना है कि सोमवार से ही बीजेपी विधायक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक पूर्व सीएम येदियुरप्पा ही बीजेपी अध्यक्ष से मीटिंग नहीं कर पाए हैं। बुधवार की शाम खबर आई कि येदियुरप्पा अब सिद्धगंगा मठ के स्वामी से मिलने के लिए कर्नाटक जा रहे हैं। ये मठ लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में बीजेपी विधायकों की बेचैनी और भी बढ़ गई। सभी लीडर का डिसीजन है, हमको क्या भी मालूम नहीं। तो क्या सरकार बना पाएंगे? कांग्रेस सरकार बना पाएंगे? मुझे क्या भी मालूम नहीं है। ये सब भी साहब कैसा रहता है बोलता है वैसे कर देंगे। थैंक यू। नाटक तभी दिलचस्प होता है जब कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आता रहे। जो नाटक कर्नाटक की राजनीति तक सीमित था, उसमें बुधवार को 2019 के लोकसभा चुनाव और विपक्ष के महागठबंधन की राजनीति की एंट्री भी हो गई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम जी परमेश्वर इस थ्योरी के साथ सामने आए कि कर्नाटक में सरकार गिराकर बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के महागठबंधन को कमजोर साबित करना चाहती है। If these two parties are not successful
this alliance is not successful in Karnataka, the message would be, yes, this so-called alliance, big alliance, is going to fail. Maybe they were trying to do that. I don't know. This is another thing which we have been discussing. Why BJP took this stand, in spite of knowing that they are not going to be successful. बुधवार की शाम होते होते खबर आई कि अब बीजेपी अपने विधायकों को दिल्ली के आसपास बिठाकर इंतजार नहीं करेगी। बीजेपी विधायकों की वापसी की तैयारी हुई तो साफ होने लगा कि कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार का संकट फिलहाल टल गया है। कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस के हमलावर होने और बीजेपी की बेचैनी की वजह बहुत साफ है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार गिराने के लिए 13 विधायकों का तोड़ना जरूरी है, लेकिन अब तक 11 विधायकों के पाला बदलने की खबरें ही चर्चा में हैं और उनमें भी 5 विधायक ही ऐसे ढूंढे जा सकते हैं जो कांग्रेस से बगावत के लिए तैयार हैं। अब कांग्रेस के 5 विधायक चाहे पाला बदले या फिर इस्तीफा दें, उससे कर्नाटक में सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार ने आज देश में 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में इनकम टैक्स की ई फाइलिंग के लिए हाईटेक प्रोसेसिंग सेंटर बनाने को भी सरकार ने हरी झंडी दी। इसके लिए 4,241 करोड़ 97 लाख का बजट मंजूर किया गया है। जो ई फाइलिंग का पोर्टल है और जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर है, इन दोनों को इंटीग्रेट करके, दोनों को जोड़ के एक इंटीग्रेटेड ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 के प्रोजेक्ट को आज मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 4,241 करोड़ 4,241 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा। जो 13 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलग अलग राज्यों में बनने का निर्णय कई वर्ष पहले हुआ था, उसके संदर्भ में है। आज ऐसा निर्णय लिया गया है कि ये जो 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उसके लिए जो पूरी लागत लगेगी उसका अनुमान निकाल के लगभग आज के दिन 8,113 करोड़ की लागत से ये सब 13 यूनिवर्सिटीज खत्म करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने जिन 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोलने का ऐलान किया है, उसके लिए 3,639 करोड़ 32 लाख का बजट मंजूर किया गया है। पहले यह रकम 3,000 करोड़ थी। केंद्र सरकार ने जिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मंजूरी दी है, उनमें बिहार के गया में साउथ सेंट्रल बिहार यूनिवर्सिटी, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, श्रीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, गुलबर्गा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कसरगोड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कोरापुट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, बठिंडा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बंदर सिंदरी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, थिरुवरूर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु शामिल है। इसके अलावा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला किया गया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है, मगर उनके पदभार ग्रहण करने के दौरान जगदीश टाइटलर की मौजूदगी से यह कार्यक्रम विवादों की भेंट चढ़ गया। टाइटलर सिख विरोधी दंगों को लेकर कई बार विवादों में रहे हैं। दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने एक बार फिर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाल ली। अजय माकन के इस्तीफे के बाद शीला दीक्षित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन शीला जब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची तो एक शख्स की मौजूदगी पर सबकी नजरें थी। दरअसल शीला दीक्षित के पदभार ग्रहण करने के कार्यक्रम में आगे की पंक्ति में जगदीश टाइटलर दिखाई दिए, जिसके बाद कांग्रेस की आलोचना होने लगी और कहा जाने लगा कि कांग्रेस बार बार सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। Today, instead of throwing out these people, dismissing them from the Congress party who are accused, who eyewitnesses are alive, who have seen these people, be it a Jagdish Tytler or a Kamal Nath or a Sajjan Kumar, till date Rahul Gandhi has not thrown them out of even his party. And in fact,
in Sheila Gandhi's stage. The likes of Jagdish Titler are sitting on the Congress stage. He is encouraging them and he is sending out a clear message to the Sikhs that I will even kill you, I will even massacre you, I will do what I want to Punjab, I don't care, but I will get your votes and I will lead the nation. इससे पहले सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने कहा था कि जल्द ही अदालत से टाइटलर को भी सजा मिलेगी। हालांकि टाइटलर ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल होने से इनकार किया है। इससे बढ़िया खुशी की बात नहीं हो सकती कांग्रेस दिन के लिए कि आज बड़े दिन के बाद एक जोश वापस आया है। सर 1984 राइट में सज्जन कुमार को जो हुआ है सजाए, आपको क्या कहना है? उम्र क्या है? ऐसे है कि जो कोर्ट ने फैसला करा उसके ऊपर क्या इंसान कह सकता है? क्या कह सकते हैं आप मुझे बताइए। आप बार बार जो बाकी भी मेरा नाम भी लेते हो, मैं किससे पूछूं किस लिए लेते हो? कोई FIR है, कोई केस है? नहीं है तो फिर इसलिए क्या? किसी ने कह दिया, आपने मान लिया। तो सर ये जो अभी जो उनको सजाए जो क्या देखो बात सुनो, मैं कौन होता हूँ कि उसके बारे बोलूं? कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे उसकी एक्सेप्ट करी है, बस वेट कर लीजिए। इस बीच शीला दीक्षित ने भी टाइटलर पर उठ रहे सवालों को गलत बताया। टाइटलर के मंच पर आने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं जो 84 के लिए आरोप। देखिए बीजेपी कोई सवाल उठाए, हम उनको आंसरेबल नहीं है, हम अपने आप फैसले लेते हैं, हम किसी को आंसरेबल नहीं है, लीस्ट ऑफ ऑल बीजेपी। इससे पहले जगदीश टाइटलर पर सिख विरोधी दंगों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी और अकाली दल का आरोप है कि जगदीश टाइटलर भी सज्जन कुमार की तरह सिख विरोधी दंगे भड़काने में शामिल थे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर किसी तरह की बातचीत होने से इनकार किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को कांग्रेस के लिए समान चुनौती बताया और दावा किया कि कांग्रेस चुनौतियों का डटकर सामना करेगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित हमारे साथ में हैं। शीला, सबसे बड़ी बात की 1998 के बाद से दूसरी बार मौका मिला है 2019 में। क्या 98 का जो आपका समीकरण रहा था, जीत का मंत्र जो था, 52 सीट आप जो जीत की लेके आई थी, उसी तरह का क्या 2019 में भी समीकरण देखने को मिलेगा या कैसी रणनीति रहेगी? आप भविष्य का तो मैं नहीं वाणी कर सकती, लेकिन कोशिश यही होगी कि अच्छा काम हो, कांग्रेस को फायदा हो और कांग्रेस की सेवा जैसी करनी चाहिए वो मैं कर सकूं। भीड़ हुजूम समर्थक काफी दिखे, 3 कार्यकारिणी अध्यक्ष भी आपके साथ में हैं पाले में, उनका रोल कैसे रहेगा? किस हिसाब से उनका सपोर्ट आपको मिलेगा? क्या कुछ उनको पदभार आप देके तमाम 2019 के लिए तैयार करेंगी? देखिएगा वो सब मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक सपोर्ट मिलेगा मुझे और हम लोग बिल्कुल आवाम के साथ मिलजुल सकेंगे क्योंकि 3 जने हैं हम 3-4 जने, तो वो एक फायदा होगा। लेकिन अब कितना फायदा होता है या क्या होता है ये समय ही बताएगा, अभी मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे सकती। समीकरण जिस हिसाब से पूरे बन रहे थे, हालात जो दिख रहे थे, कांग्रेस में आपने मन से बोला कि कांग्रेस को इतना मजबूत कर दो कि किसी की तरफ और कोई न जाए, न देखे। इसका मतलब क्या? कांग्रेस फिर से प्रबल और 2019 के बाद से कांग्रेस ही कांग्रेस? मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस टुगेदर हो जाए, एकदम एकजुट हो जाए और जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है वो आपस में तय करके उनको सॉर्ट आउट कर ले। ये नहीं मेरा मतलब है कि डिफरेंसेस ओपिनियन नहीं होंगे, सबके अपने अपने ओपिनियन होते, लेकिन उनको वार्तालाप करके सुलझाया जाए, न कि उसमें कोई एक ऐसा दिखाई दे लोगों को कि आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। समीकरण जिस हिसाब से बन रहे हैं, क्या गठबंधन को लेकर आप लोग में तालमेल बनेगी? अभी जी कोई उस पर चर्चा नहीं हुई है और गठबंधन किस तरह का है, क्या है, वो देखना पड़ेगा, तब फैसला लिया जाएगा। इस वक्त मैं फैसला आपको नहीं बता सकती। तो साफ तौर पर है कि मैम शीला दीक्षित का कहना है कि जिस हिसाब से कांग्रेस की मजबूती के साथ उन्होंने कमान संभाली है और 19 की रणनीति बहुत ही जल्द सबके आज सामने होगी। गठबंधन को लेकर अभी तक कोई विचार नहीं है, जैसा ही आला कमान तय करेगा उस पर फिर से शीला दीक्षित और उनकी टीम विचार करेगी। कैमरामैन राज के साथ इंडिया न्यूज, दिल्ली।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में देरी से जुड़े आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के ताजा बयान पर सियासत एक बार फिर जोरों पर है। इंद्रेश ने कांग्रेस, लेफ्ट और 2-3 जजों पर न्याय में देरी कर राम मंदिर के निर्माण में अड़चन डालने का आरोप लगाया है। एक रोड़ा है कांग्रेस कि कांग्रेस ने हर संभव कोशिश की इसका जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में ना हो। दूसरा हर्डल जो है वो वामपंथी, कट्टरपंथी, मजहबी लीडरशिप है। तीसरा, 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी हम डे टू डे हियरिंग करेंगे, अर्लीस्ट डिसीजन दे देंगे। डिले होते हुए और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बदल गया, तो जज भी बदल गया। कुछ इस तरह आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने अयोध्या मामले में देरी के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजों को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर सरकार से राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश लाने की मांग की। सरकार कानूनी अध्यादेश लाए। हम आपके द्वारा अपील करते कि सरकार पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करवाए, राम जन्म स्थान को न्याय मिले, शीघ्र मिले। न्यायपालिका देगी कि कानून से मिलेगा। मंदिर बनना चाहिए, इसके बारे में सब दल अपनी कमिटमेंट को क्लियर करें। इंद्रेश कुमार के अयोध्या मामले में देरी के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजों को जिम्मेदार ठहराए जाने के बयान के बाद सियासत तेज हो गई। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने न्यायपालिका पर सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। न्यायपालिका पर आरोप लगाते हैं और हम उसकी भर्त्सना करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये लोग, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग, अगर इनको ताकत मिलेगी तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे और जो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है उसको भी कमजोर करेंगे। जो बयान है वो भारत के संविधान को लगातार जो चोट पहुंचा रहा है, उसी तरह का ये बयान है। जो बयान ये कहता है कि पार्टियां रोक रही हैं, इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी निष्पक्षता को डायलूट करवा रहा है। यानी इस तरह के बयान देश के 40 वर्ष में कभी नहीं आए हैं। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेता ने भी पलटवार किया और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान के समर्थन में उतर आए। अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए भगवान राम के लिए भव्य मंदिर अयोध्या में न बने, इसलिए मामले को अदालतों में लटकाते रहे। इस बात के लिए राहुल गांधी को, आज के नेतृत्व को माफी मांगना पड़ेगा। केवल हिंदू होने के बयान देने से कोई बड़ा हिंदू नहीं बनता, कोई शिवभक्त के बयान से शिवभक्त नहीं बनता। अपने अंदरूनी मीटिंग्स में अपने आप को मुस्लिम पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी इस प्रकार कोर्ट में भी इसको लटकाने का जो काम किया है, इसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगना पड़ेगा। दरअसल आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के ये बयान उस समय सामने आए हैं जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन किया गया है, जो 29 जनवरी को सुनवाई करेगी। केरल में 30 साल की 2 महिलाओं को गुस्साए श्रद्धालुओं ने सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। बताया गया कि रेशमा और सनीला नाम की दोनों महिलाएं पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं और लगभग 5.5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वो चोटी तक पहुंची थी, मगर पता चलते ही गुस्साई भीड़ ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों महिलाओं को पुलिस ने सुरक्षा दी। इस दौरान अयप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की कोशिश को लेकर प्रदर्शनकारी फिर उग्र हो गए और सबरीमला मंदिर से कुछ दूर पहले ही उन्होंने दोनों महिलाओं को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस बीच दावा है कि प्रदर्शनकारियों के विरोध के बावजूद महिलाएं मंदिर में प्रवेश करने की जिद करती रही। उन्होंने कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस महिलाओं को बेस कैंप ले गई। बताया गया कि ये दोनों महिलाएं उस 9 सदस्यीय समूह का हिस्सा है जो मंदिर में प्रवेश के लिए निकला था। मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करने वाली महिलाओं का कहना है कि वो मंदिर में जाने से पहले 41 दिन का तप कर चुकी हैं। उन्होंने कहा वहाँ अयप्पा हैं, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने वाली महिलाओं से कोई आपत्ति नहीं है, फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं।
इससे पहले 2 जनवरी को कनक दुर्गा और बिंदु नाम की महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना की थी। महिलाओं की एंट्री के बाद पुजारियों ने विरोध जताते हुए शुद्धिकरण के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए थे। शुद्धिकरण के बाद कपाट फिर खोले गए। महिलाओं के मंदिर में प्रवेश की खबर फैलने के बाद बीजेपी और कई हिंदू संगठनों ने केरल में विरोध प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट के महिलाओं के प्रवेश पर रोक को खत्म करने के आदेश के 3 महीने बाद इन महिलाओं ने प्रवेश किया। कॉलेजियम की ओर से जजों की नियुक्ति हमेशा विवादों में घिर जाती है। ताजा मामला जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस खन्ना का है, जिसका सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस संजय कौल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया विरोध कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो धरने तक की धमकी दे दी है, लेकिन इन सबके बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद कहाँ तक जाएगा या हर बार की तरह पानी के बुलबुले की तरह शांत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश पर देश की सर्वोच्च अदालत के जज आमने सामने आ गए हैं। जस्टिस संजय कौल ने कॉलेजियम का फैसला पलटने को लेकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र लिखा है। खत में कहा गया है कि वरिष्ठता के क्रम में आगे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदरा जोग पर जस्टिस संजीव खन्ना को वरीयता देना ठीक नहीं है। हालांकि जस्टिस कौल ने जस्टिस खन्ना पर किसी तरह के सवाल नहीं उठाए। दरअसल जस्टिस कौल ने ये पत्र कॉलेजियम के उस यू टर्न पर लिखा है जिसमें कॉलेजियम ने दिसंबर में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदरा जोग को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए चुना था, लेकिन बाद में उनकी सिफारिश केंद्र को नहीं भेजी गई। कॉलेजियम ने अपना फैसला पलटते हुए 10 जनवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिनेश महेश्वरी और दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी। जो 2 चीफ जस्टिस है, जस्टिस मेनन और नंदरा जोग के खिलाफ अभी तक कोई चीज नहीं है, बहुत ही डिजर्विंग और कम्पिटेंट जजेज हैं, उनका नाम वापस लेके अचानक जो है सो 2 दूसरे नाम अपने रिकमेंड कर दिए। तो आप कोई भी वजह दें, बार और यहाँ की जनता इससे सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे ये लगता है कि कोई एक संस्था बची है क्या इस मुल्क में, इस दौर में 4.5 साल में कोई एक संस्था मैं नहीं कह सकता हूं जो महफूज है और जहां कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिससे जो परेशानी का सबब बने। आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट और में जब 4 माननीय न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब ये कॉलेजियम का मसला, मुझे लगता है ये संकट काल है। How collegium works. They work under pressure, they work in lobbies, this lobby, that lobby, and it is absurd to say that the allegations are on merit. They are not on merit, they are total whimsical allegations. पहले बलात्कारी और अब हत्यारा साबित हो चुके राम रहीम को गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट राम रहीम को दोषी ठहरा चुकी है। राम रहीम को हत्या के मामले में क्या सजा दी जाए, इसका ऐलान 17 जनवरी को होना है। राम रहीम को बलात्कार के मामले में भी पंचकुला में ही सजा सुनाई गई थी। उस वक्त राम रहीम के चेलों ने बड़े पैमाने पर हिंसा की थी, इसलिए हत्या की सजा का ऐलान होने से पहले पंचकुला कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही अदालत ने हरियाणा सरकार की ये अपील भी मान ली है कि पत्रकार हत्याकांड में राम रहीम और उसके 3 साथियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सजा सुना दी जाए। मतलब ये कि राम रहीम की पंचकुला कोर्ट में पेशी नहीं होगी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में कोर्ट ने राम रहीम के अलावा उसके 3 चेलों किशनलाल, कुलदीप और निर्मल को भी दोषी करार दिया है। इन तीनों की सजा का ऐलान भी गुरुवार को ही होगा। आज ये फैसले पे था कि जी क्या दोषियों की सुनवाई वीसी के थ्रू की जानी है या नहीं, तो आज माननीय अदालत ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए 4 दोषियों को वीसी के थ्रू पेश होने की इजाजत दे दी। जी, 4 आरोपियों को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। जी, 4 को वीसी के थ्रू पेश किया।
बिहार के मधुबनी जिले के शेल्टर होम से एक नाबालिग लड़की के गायब होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मधुबनी शेल्टर होम से मंगलवार की रात एक नाबालिग लड़की के गायब हो गई। शेल्टर होम की ओर से ही नगर थाना पुलिस को लड़की गायब होने की सूचना दी गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही खोजबीन शुरू कर दी। गायब लड़की के बारे में शेल्टर होम के कर्मचारियों और वहां रहने वाली लड़कियों से पूछताछ की जा रही है। शेल्टर होम और आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जो लड़की शेल्टर होम से गायब हुई है उसे 2 दिन पहले ही सीतामढ़ी से मधुबनी बालिका गृह में शिफ्ट किया गया था। मधुबनी शेल्टर होम से नाबालिग लड़की के गायब होने का ये पहला मामला नहीं है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के बाद वहां से 14 लड़कियों को मधुबनी के इसी शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया था और उनमें से भी एक लड़की मधुबनी शेल्टर होम से गायब हो गई थी। उस लड़की का भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। यहाँ पे SDPO जो एक महिला है वो है और ADSS DPO ICDS जो है सुचार में वो भी यहाँ पे उपस्थित है। वो लोग अभी जांच कर रहे हैं कि क्या किस तरीके से ये सब मामला घटा है। प्रथम दृष्टया ये CWC सीतामढ़ी के प्रतिवेदनानुसार यहाँ पे आई थी, उनके अनुशंसा के आलोक में, तो उसी की जांच के लिए हम आए थे। क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है तो अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान के बाद जो है दोषी जो पाएंगे उस पर कठोर कार्रवाई हमारी। तो हम लोग रिपोर्ट इसका तैयार कर रहे हैं। अभी FIR करने जा रहा है। यहाँ के जो अधीक्षिका FIR करने जा रही है। अभी SDPO मैडम सभी लोग समूच पदाधिकारी लोग भी आकर के यहाँ देखे हैं और बालिका गृह को तत्काल हम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों का कहना है मैडम कि यहाँ पर बच्चियों के साथ मतलब ढंग से लोग पेश नहीं आते हैं, उनको जबरदस्ती रूम में बंद करके रखते हैं, प्रताड़ना करते जिस कारण बच्चियां भाग जाती हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप सोच सकते हैं कि जो बच्चियां, हम आपको बता रहे हैं कि जो लड़कियां मुजफ्फरपुर की बालिका आई थी और वो यहाँ से जाना नहीं चाह रही थी। व्यवहार की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जब से मैं आई हूँ मैं हमेशा हर माह में 1 से 2 बार मेरी दहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला जारी है। मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली में पुलिस ने फैशन से जुड़ी चीजें बेचने वाली एक दुकान पर छापा मारकर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। फैशन से जुड़ी चीजें बेचने वाली दुकान से बंदूकें, तलवार, चाकू और खुकरी समेत करीब 170 हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि फैशन और कॉस्मेटिक उत्पाद बेचने वाली दुकान में हथियार बिक्री के लिए रखे हुए थे। पुलिस ने छापे के दौरान एयरगन, 10 तलवारें, 38 चाकू, 25 गंडासे, 9 खुकरी, 3 कुल्हाड़ी, 1 दराती समेत 170 हथियार बरामद किए हैं। जब्त किए गए हथियारों की कीमत 1,86,000 बताई जा रही है। बताया गया कि ये दुकान पिछले 7 महीने से चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने दुकान के मालिक धनंजय कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने दक्षिण मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट के साथ साथ पंजाब और राजस्थान से हथियार खरीदे थे। बिहार में एक बार फिर से नक्सलियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने जमुई में पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक गुरुदबाद गांव में मंगलवार देर रात लगभग 15 की संख्या में आए हथियारबंद नक्सलियों ने हमला बोलते हुए पहले मोहम्मद गुलाम के घर में घुसकर उसकी हत्या की। उसके बाद नक्सलियों ने मोहम्मद उस्मान के घर जाकर उसको भी गोली मार दी। नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग की और पोस्टर भी चिपकाया जिसमें लिखा है पुलिस मुखबिरी की यही सजा मिलेगी। बताया गया कि कुछ दिन पहले इसी इलाके से इनामी नक्सली दरोगी यादव की गिरफ्तारी पुलिस ने की थी। आशंका जताई जा रही है कि उसी गिरफ्तारी मामले में मुखबिरी का आरोप लगाते हुए नक्सलियों ने 2 लोगों की हत्या की घटना को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी से लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर और सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं। बताया गया कि करीब 2000 बंकर बनाने का काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय और राज्य सरकार ने 153 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलीबारी का सामना करने वालों की सहायता के लिए बंकर तैयार करने का काम शुरू हो गया है। LOC से सटे इलाकों में
पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन के चलते अक्सर लोगों को पलायन करना पड़ता है और कई बार लोगों की गोली लगने से मौत भी हुई है। लिहाजा अब इन बंकरों से लोगों को बचाया जा सकेगा। इसके पहले यहाँ के लोगों को बंकरों की सुविधा देने का वादा पूरा नहीं होने से इलाके में खासा रोष था, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि लोगों को आप देख सकते हैं कि बॉर्डर 8 किलोमीटर दूर आकर के रहना पड़ता था। अब उनके अगर वहां पे बैंकर्स बन गए हैं तो उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आने जाने की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लोगों को राहत मिलेगी और जैसे कि फायरिंग होगी हम उसके बैंकर के बीच में आराम से परिवार को बैठा सकते हैं। खास करके बुजुर्ग और छोटे बच्चों को हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस बीच अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में इसी तरह के 2000 से ज्यादा बंकर बनाने का दावा किया है। 2002 कम्युनिटी बंकर, ये इंडिविजुअल बंकर हैं और 120 कम्युनिटी बंकर। इसलिए ये एक राहत की बात है। पहले तो लोग माइग्रेट होके तो दूसरी दूर दराज में हमेशा टाउन में आके लोग बसते थे जब ये बॉर्डर पे शेलिंग होती थी। तो अब ये लोग हैं वहाँ अपने लोकेशंस के पास ही स्टे कर पाएंगे, कुछ तो घरों में स्टे कर पाएंगे जहाँ इंडिविजुअल बंकर बन जाए। बताया गया कि नियंत्रण रेखा के 120 किलोमीटर लंबे हिस्से से सटे 7 ब्लॉकों में कुल 5196 बंकर बनाए जा रहे हैं। इन ब्लॉकों में सुंदरबनी, किला दाहल, नौशेरा, डूंगी, राजौरी, पंजग्रेन और मांझा कोट शामिल है। नए लेप दहला में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए दमदार 10 मेरे सहयोगी रवि शर्मा के साथ।